हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? तो देखिएगा बेटा, हम एनटीए पेपर सीरीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम एनटीए नीट पेपर 105 105 नंबर वाले पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दें, आप वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्लस उसका कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। तो बेटा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये कंपाउंड आपको गिवन है, इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम आपको बताना है। तो आपको पता है ये कौन सा कंपाउंड है, तो ये साइक्लो कंपाउंड है बेटा। और साइक्लो कंपाउंड में रिंग का सिलेक्शन हमेशा वहाँ पर होगा जहाँ पर आपका बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप हो। तो अभी रिंग के बाहर बॉन्ड है, तो ये पेरेंट चेन हो जाएगी, और नंबरिंग भी उधर से होगी जिधर से बॉन्ड है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 मेंबर रिंग हो गई। और 7 मेंबर रिंग में आपका डबल बॉन्ड 1 पर हो गया। ये सब्स्टिट्यूटेंट चेन बन गई यहाँ पर। अब आप बताओ इसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, लोकेंट, और लोकेंट के साथ में क्या आएगा, प्रीफिक्स, उसके बाद में रूट नेम, और रूट नेम के बाद में सफिक्स प्राइमरी बॉन्ड के अकॉर्डिंग, और फिर सफिक्स सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो पहले लोकेंट्स में देखो आप, सबसे पहले 4 पोजीशन पर कौन है, इथाइल, और 4 पोजीशन पर कौन है, साइक्लोप्रोपाइल। तो अल्फ़ाबेट में पहले सी आएगा, तो 4 साइक्लोप्रोपाइल, उसके बाद में 4 में इथाइल। अब बताओ कितने कार्बन का चेन है, 7 कार्बन का हेप्ट, और डबल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, इन। तो ये इसका यूपीएसी नेम होगा। फर्स्ट 4 साइक्लोप्रोपाइल, प्रोपाइल रॉन्ग, 4 इथाइल साइक्लो, बट अल्फ़ाबेट रॉन्ग है। सी में देखो 4 साइक्लोप्रोपाइल, 4 इथाइल हेप्टेन, ये राइट है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर होगा बेटा सी। क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बोकेटाइंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपको इन कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस से भी आइडेंटिफाई होती है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन से, और सबके बाद में इंडक्टिव इफेक्ट से होती है। आपको पता है कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +m + I, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I और -m होता है। अब आप देखो, सबसे पहले हम रेजोनेंस देखेंगे, रेजोनेंस के बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन, के बाद में इंडक्टिव इफेक्ट। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करें तो बेटा डिग्री में 3 डिग्री पहले आएगा, 2 डिग्री बाद में आएगा, और 1 डिग्री सबके लास्ट में होगा। तो पहले तो आपको जो कैटाइन दे रखे हैं उनकी डिग्री आइडेंटिफाई करो, क्योंकि रेजोनेंस किसी में भी नहीं हो रहा। तो ये कैटाइन आपका 2 डिग्री है, ये कैटाइन 3 डिग्री है, ये कैटाइन 2 डिग्री है, और ये कैटाइन 1 डिग्री है। तो आइडेंटिफाई करने से हमें पता चल गया कि पहले कौन आएगा। तो बेटा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री, उसके बाद में 3 डिग्री, मतलब 2 नंबर वाला। उसके बाद में देखो 1 भी आपका 2 डिग्री है, 3 भी 1 डिग्री है, तो इसके बाद में 1 और 3 आएगा, और सबके लास्ट में 4 आएगा। तो 2 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, 4 सबसे कम स्टेबल होगा, और हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, तो इसका मतलब 4 सबके लास्ट में आएगा। तो पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा गलत हो गया। अब देखो, इसमें 2 पहले, इसमें 1 पहले, ये भी रॉन्ग हो गया। बी और सी में से आंसर होगा। अब हमें डिसाइड करना है कि आपके 1 और 3 में से पहले कौन आएगा। तो देखो बेटा, रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, तो इसके साथ में यहाँ पर कितने आए, 2, और यहाँ पर कितने हैं, 2। तो टोटल यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन की एडवांटेज है। जबकि अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो आप देखो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 2, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 1, तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, 4 अल्फा हाइड्रोजन वाले की। तो बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 3 1 4, ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। तो बताओ कौन सा आंसर राइट है, 2 3 1 4, बी आंसर आपका राइट है। तो ध्यान दे, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर तो होगा सी, और क्वेश्चन 6 का आंसर होगा आपका बी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 2 ब्यूटाइन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको बताना है कि 2 ब्यूटाइन का फॉर्मेशन किन से होगा। तो पता है ब्यूटाइन, बेटा ब्यूटाइन है तो ये किस प्रोसेस से होगा, एलिमिनेशन प्रोसेस से होगा। तो एलिमिनेशन से रिएक्शन पॉसिबल है। अब आपको पता है एलिमिनेशन में एल्काइन बनाना है, तो मोनो वाले से तो एल्काइन नहीं बनेगा, डाई वाले से एल्काइन का फॉर्मेशन होता है, ट्राई वाले से भी एल्काइन का फॉर्मेशन होता है, और टेट्रा वाले से भी, अर्थात डाई हेलाइड, ट्राई हेलाइड, टेट्रा हेलाइड, इन तीनों से एल्काइन का फॉर्मेशन होता है।
टेट्रा हेलाइड के लिए तो हम जिंक यूज करेंगे, ट्राई के लिए हम Ag पाउडर यूज करेंगे, और डाई वाले के लिए हम NaNH2 अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2 यूज करेंगे। तो अब आप देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल आपका टेट्रा है, तो बिल्कुल टेट्रा CH3 इसका रिएक्शन कर देंगे जिंक के साथ, जिंक डस्ट के साथ इसका जब रिएक्शन करेंगे तो पहला सबसे पहले यहाँ से Cl हटेगा, ये Cl, जिंक इसको इलेक्ट्रॉन देगा, नेगेटिव हो जाएगा, Cl हट जाएगा, तो यहाँ से C डबल बॉन्ड Cl बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में वापस फिर वही Cl हटेगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, जिंक अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर ये नेगेटिव पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, और C ट्रिपल बॉन्ड C एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे होता है मैकेनिज्म में हल्का सा बता दूं कि देखो Cl और CH3, सबसे पहले यहाँ से Cl हटेगा बेटा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको पता है जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 जिंक ले लिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो बताओ पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में। अब नेगेटिव यहाँ आ जाएगा और यहाँ से क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा। ऐसे ही फिर फर्दर सेकंड स्टेप में होगा। अब आ जाइएगा बी के अंदर देखिएगा, अब की बार हेलाइड है कौन सा, जेम डाई हेलाइड है, तो जेम डाई हेलाइड के अंदर भी C Br और CH3 है। यहाँ पर रिएक्शन करूँगा मैं पहले अल्कोहलिक KOH के साथ H, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, तो देखो इस रिएक्शन को तो हम क्या बोलेंगे, डी हेलोजिनेशन, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन रिमूव हो रहा है, और यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन और हेलोजन हटेगा, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन इसको हम बोलते हैं बेटा। तो ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो गया। पहले ये दोनों हटेंगे, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C Br और H हो जाएगा। फिर सेकेंड मोल हम लेंगे NaNH2 का, फिर ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C अर्थात ट्यूब्यूटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्यूब्यूटाइन का फॉर्मेशन A से भी हो जाएगा, B से भी हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा होगा बेटा, D। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, D है। अब कैसे होता है ये रिएक्शन, उसको एक्सप्लेन मैं आपको कर दूं। देखो यहाँ पर अल्कोहलिक KOH है, तो अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, पहले इस हाइड्रोजन को हटाएगा, जैसे C Br और CH3, और ये E2 एलिमिनेशन होता है एंटी। तो सबसे पहले आपका बेस OH माइनस प्रोटॉन को ले जाता है, तो ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड, और Br यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आपके पास ये बन जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये हाइड्रोजन हटेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और Br रिमूव हो जाएगा। तो आपकी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा बेटा, D। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन गिवन रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन दे रखी है, CH2 CH3 BrH CH3 क्रेल सेंटर है, इस पर OH माइनस का रिएक्शन किया है, और Br रिप्लेस बाई OH, अर्थात OH Br को रिप्लेस कर रहा है, तो इसका मतलब NSR हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और देखो आपका Br यहाँ पर राइट हैंड साइड में, और आपका आने वाला ग्रुप, अर्थात ये तो लीविंग ग्रुप है और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो आपको पता है NSR में 2 होती है, SN1 और SN2। तो हमें पता है कि इफ़ क्रेल सेंटर प्रेजेंट, अगर क्रेल सेंटर प्रेजेंट होता है तो SN1 में तो क्या होता है, रेसेमाइजेशन होता है, अर्थात D और L प्रोडक्ट बनता है, जबकि SN2 रिएक्शन में क्या होगा, इन्वर्जन कॉन्फ्यूग्रेशन होगा, अर्थात आपका इन्वर्ज प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पर प्रोडक्ट आपका इन्वर्ज बन रहा है, तो बताओ ये किसका एग्जाम्पल है, SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा C। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, आपको बताना है कि इनमें से कौन टॉलेंट रिएजेंट को रिड्यूस करता है। तो वैसे तो बेटा आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए कि कौन कौन सा टॉलेंट को रिड्यूस करेगा। तो वैसे टोलोन की अगर हम बात करें तो ये कार्बोनिल कंपाउंड के टेस्ट में यूज करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड के डिफरेंशियल में, क्योंकि एल्डिहाइड इस टेस्ट को देता है
बट कीटोन इस टेस्ट को शो नहीं करता। ऐसे ही आप देखो एल्डिहाइड में आप सी डबल बॉन्ड OH, यही होता है एल्डिहाइड का पार्ट, या R लगा दूँ। अब आप देखिएगा इसमें एक है फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड OH, ज़रा आप चेक करो ये एल्डिहाइड का पार्ट है या नहीं है। तो इसका मतलब एल्डिहाइड भी टोलेंट टेस्ट देगा, फॉर्मिक एसिड भी टोलेंट टेस्ट देगा, और आपका हाइड्रोक्सिल अमाइन PHNHOH ये हाइड्रोक्सिल है, ये वाला जो है एल्काइल नहीं है, फिनाइल हाइड्रोक्सिल है अमाइन। तो फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन भी जो होता है बेटा टोलेंट टेस्ट देता है। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। इसमें सभी कंपाउंड आपके टोलेंट टेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इन द रिएक्शन एसिटिलीन गैस है, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करना है। ए बनेगा उसका रिएक्शन DCl के साथ करना है, बी बनेगा उसका रिएक्शन सिलिकॉन बोराइड के साथ करना है, वही निकल बोराइड वाला पार्ट है, और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में करना है, सी बनेगा। ध्यान दें आपको बताना है यहाँ पर प्रोडक्ट सी क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो टर्मिनल एल्काइन है बेटा, और टर्मिनल जो एल्काइन होती है उसके अंदर ये हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन होता है। इसका रिएक्शन करना था सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ। तो ध्यान दें सोडियम लिक्विड अमोनिया वैसे तो ब्रिज रिडक्शन का काम करता है, और आपका जो एल्काइन है उसको ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करता है, बट ये जो ब्रिज रिडक्शन करता है वो करता है नॉन टर्मिनल का। किसका करता है बेटा? नॉन टर्मिनल का। जबकि आपके पास अभी यहाँ पर जो एल्काइन एट प्रेजेंट है वो टर्मिनल है, इसलिए यहाँ पर रिडक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा? एसिड बेस रिएक्शन होगा, क्योंकि लिक्विड अमोनिया यहाँ पर बेस है। तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर ये H सोडियम से रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ बन जाएगा NaC ट्रिपल बॉन्ड Na, या Na प्लस माइनस। अब इसका रिएक्शन करना है DCl के साथ। तो DCl क्या करेगा? DCl यहाँ से इस सोडियम को रिप्लेस कर देगा। तो जैसे D इसको रिप्लेस करेगा क्या जाएगा बताओ? DC ट्रिपल बॉन्ड CD, वापस एल्काइन का फॉर्मेशन हो गया, बट अब ड्यूटेरियम एसिटिलीन गैस बन गई। तो बताओ A तो क्या था? ये। बताओ B क्या था? ये। अब ये जो B बना है, अर्थात हमारे पास जो B बना है DC ट्रिपल बॉन्ड CD, इसका Si2O बोराइड का रिडक्शन करना है, और CH3OH की प्रेजेंस में। याद रखना एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में जब रिडक्शन होता है तो हमेशा सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, और वो जो एल्कीन बनेगी बेटा वो कौन सी एल्कीन होगी? सिस एल्कीन होगी, क्योंकि ये रिडक्शन करवाता है और ये सिस एडिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बताओ यहाँ पर सी प्रोडक्ट क्या हो रहा है? सिस एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर सही है? फर्स्ट आंसर आपका रॉन्ग है, सेकंड आपका रॉन्ग है, थर्ड आंसर आपका राइट है। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? सी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी SN2 के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो आपको पता है SN2 की रिएक्टिव 1 स्टेरिक हिंडरेंस होती है, और इसलिए यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। अर्थात क्राउडिंग बढ़ने के साथ साथ अगर क्राउडिंग इंक्रीज होगी तो हमें पता है यहाँ पर रिएक्टिविटी इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होगी। तो देखिएगा फर्स्ट जो है उसके अंदर आपका हेलाइड कौन सा है? 1 डिग्री हेलाइड है। अर्थात एक ही में अगर स्ट्रक्चर बनाऊँ तो CH3 CH2 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 Cl, अर्थात 1 डिग्री हेलाइड है। बी में अगर हम बात करें तो बेटा बी में C और Cl, ये भी आपके 1 डिग्री है। सी में अगर हम बात करें तो बेटा सी भी आपका 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। और डी, अगर डी की मैं बात करूं तो बेटा डी भी आपका, डायरेक्ट नहीं बता देता हूं मैं, डी भी आपका 1 डिग्री है। इसमें सभी 1 डिग्री हैं, बट
आप ध्यान रखना CCX ये अल्फ़ा और ये बीटा, अगर बीटा पर क्राउडिंग बढ़ेगी, ध्यान दे, अगर बीटा कार्बन पे क्राउडिंग बढ़ती है तो भी SN2 की रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। तो आप ज़रा देखो, ये अल्फ़ा ये बीटा, इसका बीटा कार्बन 4 डिग्री है और इसका जो बीटा कार्बन है वो 3 डिग्री है, इसलिए D की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, ये लीस्ट रिएक्टिव होगा क्योंकि यहाँ पर क्राउडिंग सबसे ज़्यादा है और यहाँ कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, A की होगी। तो बताओ रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, A B C और D, तो इसमें ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो इसका आंसर होगा बेटा D। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव कार्बोक्सिलिक एसिड विद HNO2। तो आपको ऑप्शन में दे रखा है एसिड हैलाइड, अमाइड, एनाइडाइड और एस्टर। तो मैं एक बात बता दूं आपको कि आपके जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स हैं, जहाँ पर Z = Cl हो सकता है और OR एस्टर हो सकता है, OCOR एनाइडाइड हो सकता है, अगर इन सब का हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो इन सब से हमारे पास एसिड प्रोडक्ट बनता है। बट आपको यहाँ रिएक्शन एसिड के साथ नहीं, नाइट्रस एसिड के साथ करना है। तो नाइट्रस एसिड के साथ ये एक भी इनमें से रिएक्शन नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बी हो गया। कैसे, देखो आप, अमाइड है और अमाइड में हमें पता है कि NH2 का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराने से एसिड नहीं बनता, क्योंकि NH2 पुअर लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए। तो इसे मुझे बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये बेटा आपका NSR है। तो इसको पुअर लिविंग ग्रुप से गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हम नाइट्रस एसिड को यूज करते हैं। तो देखो PHCO NH2, अगर इसका रिएक्शन करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ तो आपको पता है 1 डिग्री अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके डाईएजोटिनेशन करता है, डाईएजोटिनेशन रिएक्शन होगा। और डाईएजोटिनेशन रिएक्शन के वाया PHCON2+ डाईएजोनियम बन जाएगा। और डाईएजोनियम क्या होता है बेटा, अनस्टेबल होता है, इसलिए यहाँ से N2 नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी और PHCO असाइल कैटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो असाइल कैटाइन बना है, इसका हम एसिडिक मीडियम में जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करेंगे वापस बताओ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, बी। बाकी एसिड हैलाइड, एनाइडाइड और आपका एस्टर है वो ओनली डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस करने से ही हमें क्या देता है, एसिड देता है। तो अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो सबसे पहली मैं बात बता दूं आपको कि जो सेलुलोज होता है वो नेचुरल पॉलीमर है, और वो भी किसका, डी ग्लूकोज का। और वो भी क्या होता है बेटा, लीनियर होता है, नॉट ब्रांचड। और लीनियर में भी C1 और C4 के बीच में कौन सा होगा, बीटा लिंकेज होगा। तो ये इसकी कुछ कैरेक्टर हैं, आपको डायरेक्ट लर्न होने चाहिए। सेलुलोज नेचुरल पॉलीमर है, डी ग्लूकोज का मोनोमर है, मतलब डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, लीनियर होता है, ब्रांचड नहीं होता ये, और बीटा C1 C4 इसमें लिंकिंग होती है। कैसे होगी वो देखो आप, कि जैसे ये स्ट्रक्चर आपके ग्लूकोज का है, अगेन ये स्ट्रक्चर आपके ग्लूकोज का, फिर अगेन ये स्ट्रक्चर आपके ग्लूकोज का। अब आप देखो यहाँ पर ये कौन सा कार्बन है, 1, और ये हो गया C2HOH, ये हो गया CH2OH, और ये हो गया CH2OH। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 नंबर का, ये 4 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये 1 है और ये 4 है। ऐसे आगे चलता रहेगा, इधर भी चलता रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इनमें इस तरह से लिंकिंग होगी,
ऐसे लिंकिंग होगी। तो इसको क्या बोलते हैं, 1 और 4 के बीच में बीटा 1,4 लिंकिंग बोलते हैं। तो इसका मतलब ये बीटा डी ग्लूकोज का पार्ट है, इसलिए इसको बीटा C1 C4 हम बोलते हैं। तो बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहला, इट इज़ ए पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज, राइट है बेटा। इट हैज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये भी राइट है। इस बॉन्ड को बोला जाता है बेटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ध्यान रखना क्या बोलते हैं इसको हम, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो कार्बोहाइड्रेट के बीच में ग्लाइकोसिडिक होता है। एक चीज़ मैं बता दूं, आपके जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनके बीच में जो लिंक होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक। और आपके जो अमाइन होते हैं अर्थात अमीनो एसिड, आपके जो अमीनो एसिड होते हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। और आपके जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनके बीच में कौन सा होता है, उनके बीच में न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या आएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सेकंड भी राइट है। इट इज यूज फॉर मेकिंग रेयन फाइबर, ये भी राइट है। इट कैन बी ऑब्टेन बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ डी ग्लूकोज इन लैब, ये गलत है बेटा, क्योंकि ये नेचुरली होता है, आर्टिफिशियल नहीं होता। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, डी, अर्थात ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, लैक्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस विद डाइल्यूट एसिड गिव। तो आप देखिएगा लैक्टोज, तो ये एक डाइसेकेराइड है बेटा, और अपने यहाँ पर डाइसेकेराइड माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज है। और इनके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताया आपको, एक ग्लूकोज ये बनेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और ये बनेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये इनका ट्रिक है। अब ध्यान रखना, MLS, इसमें दोनों ग्लूकोज एल्फा है, इसमें ग्लूकोज गैलेक्टोज बीटा है, इसमें ग्लूकोज एल्फा और फ्रक्टोज बीटा होता है। तो यहाँ पर लैक्टोज है, अगर आपका ये लैक्टोज है C12H22O11, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम, तो यहाँ से हमें 1 यूनिट ग्लूकोज की और 1 यूनिट हमें किसकी मिलेगी, गैलेक्टोज की मिलेगी। और ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर द एपीमर्स, ये एक दूसरे के एपीमर्स होते हैं, वो भी कौन से नंबर के कार्बन पर, C4 कार्बन पर। तो कैसे होगी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, तो देखो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ यहीं, CHO, CH2OH, OH, H, OH, H, OH, H, OH और H, ये तो हो गया ग्लूकोज। और अब आता है कौन सा, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। इसमें ये 5 नंबर सेम रहेगा, 4 नंबर पे चेंज हो जाएगा, ये 4 नंबर ऐसे हो जाएगा। ये हो गया आपका गैलेक्टोज। अब इन्हें कौन सी फॉर्म में बनाना है, दोनों को बीटा फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है यहाँ CHO ग्रुप चेंज हो जाएगा, ये तो अल्फा पर OH राइट हैंड साइड और बीटा पर लेफ्ट हैंड साइड। बीटा बनाना है तो OH को हम लेफ्ट हैंड साइड लगा देंगे C1 कार्बन पर, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इनके बीच में साइक्लिक रिंग बनेगी, तो साइक्लिक रिंग में बेटा आपके जो ग्लूकोज है उसका तो 4th कार्बन और इसका 1 कार्बन यूज होता है। तो इनके बीच में जो देखो लिंकिंग होती है वो कैसे होगी, जैसे ये बना दिया मैंने और एक ये बना दिया, बीटा लिंकेज है इनके बीच में, तो O ये ऐसा लिंकेज होगा, इसको बोलते हैं बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ गया। अब देखो ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है और ये स्ट्रक्चर आपके गैलेक्टोज का है। तो ये बीटा फॉर्म है तो इसमें OH ऊपर आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर H, यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर OH H होगा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 और ये 6 हो जाएगा। इसमें भी 6 तो ये रहेगा, यहाँ पर 4 नंबर है, 4 नंबर में OH ऊपर रहेगा, H नीचे रहेगा, 3 नंबर सेम रहेगा, 2 नंबर भी सेम रहेगा। तो देखो इसका 1 नंबर का कार्बन, इसका 4 नंबर का कार्बन है, इसलिए इसको C1 C4 ग्लाइकोसिडिक बोलते हैं। और आप देखिएगा ग्लूकोज का C1 फ्री है और ये फ्री होने की वजह से ये रिड्यूसिंग शुगर है और ये रिड्यूसिंग शुगर C1 कार्बन पर होती है। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज नहीं,
ग्लूकोज मैनोज नहीं। हाँ, ग्लूकोज मैनोज भी एपीमर्स होते हैं, बट ये C2 कार्बन पर है। फ्रक्टोज मैनोज नहीं, ग्लूकोज गैलेक्टोज, तो इसका आंसर होगा बेटा डी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। आप इस रिएक्शन को कंप्लीट करो। Br अल्कोहलिक KOH A, NBS HMuCCl4 B, Mg मैग्नीशियम के साथ ईथर में C, फिर D2O के साथ D, फिर ओजोनोलाइसिस, फिर E। ऑप्शन ये आपको गिवन है। तो देखिएगा, Br का अल्कोहलिक KOH, आपको पता है बेटा, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए रिएजेंट का रोल हमें पता होना चाहिए। और सर ऑर्गेनिक में ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया तो आपको बहुत सारे क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट एक साथ आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देखो अल्कोहलिक KOH क्या करता है। तो अल्कोहलिक KOH इज ए रेस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन से हमेशा एल्कीन बनता है। तो बताओ ए क्या बनेगा। तो ए में यहाँ पर Br हट जाएगा, और Br के हटने से आपके पास ये एल्कीन बन जाएगी। अब एल्कीन पर NBS HMuCCl4, तो बेटा इट इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब इसमें एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो इसकी एलाइलिक पोजीशन ये भी है और ये भी है, कहीं भी करा दीजिएगा तो यहाँ पर आपका वापस Br लग जाएगा। अब आ जाएगा मैग्नीशियम और ईथर। आपको पता है बेटा, मैग्नीशियम और ईथर, तो एल्किल हैलाइड के साथ अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन करते हैं तो RMgX गिरगिनिया रिएजेंट बन जाएगा। तो बताओ क्या बन जाएगा, MgBr, और ये गिरगिनिया रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपको पता है गिरगिनिया रिएजेंट पे D2O, तो D2O में देखो आप, D कौन सा है, ये एक्टिव हाइड्रोजन एक्टिव ड्यूटेरियम है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा। तो जब इस पर रिएक्शन होगी तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रिंग है, इस पर यहाँ D आ जाएगा और साथ में MgBr और OD इस पर आके जुड़ जाएगा, ये D हो गया। अब इसका ओजोनोलाइसिस करना है, तो आपके पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट आ रहा है बेटा, वो प्रोडक्ट ये है। अब इसका ओजोनोलाइसिस करना है, तो यहाँ से तोड़ के O दोनों साइड लगा दो, तो क्या बन जाएगा, देखो ये वाला एल्डिहाइड बन गया, तो मैंने इसको ये एल्डिहाइड फॉर्म बना दिया, ये एल्डिहाइड। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए। फिर नेक्स्ट कार्बन पे वापस क्या हो जाएगा, CHO एल्डिहाइड हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये एल्डिहाइड था, इसके जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन पे क्या लग जाएगा, D हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आप बताओ कौन सा आंसर सही है। फर्स्ट में आपके पास कहीं भी D नहीं लगा हुआ, रॉन्ग। सेकंड में एल्डिहाइड CH के साथ D, CH2 CH2 CH CH, इसका आंसर बेटा B राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इन विच रिएक्शन द प्रोडक्ट इज नॉट करेक्ट गिवन। आपको इन चारों रिएक्शन में से बताना है कौन सा प्रोडक्ट करेक्ट नहीं है। तो पहले में आपको क्या गिवन है, एनीसोल, और एनीसोल में OCH3 का प्लस M है, इसलिए इसको हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बोलते हैं। और इस पर Br2 प्लस FeBr का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और उसके अंदर भी कौन सा है, हैलोजिनेशन है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका अटैकिंग ग्रुप Br है, वो इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगेगा, जिसमें पैरा मेजर होगा और ऑर्थो माइनर होगा। तो फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे राइट है। नंबर 2, बेंजोइक एसिड है, CH3CH2Cl ACl3 के साथ एनहाइड्रस, तो बेटा ये भी आपका ESR है, और ESR में FCR का पार्ट है। तो यहाँ पर भी EAR में FCR का पार्ट है, तो ये कौन सी जगह होगा। अब आप देखो COOH है, इसका -M होता है, इसलिए बेटा ये अब मेटा डायरेक्टर होगा। क्या होगा, मेटा डायरेक्टर। तो ये इसके रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर है, ये भी आपका राइट है। नंबर सी में आपको ये क्यूमीन गिवन है, इस क्यूमीन का KMnO4H के साथ ऑक्सीडेशन किया है, तो बेंजोइक एसिड है। बेटा यहाँ पर हम रिएजेंट KMnO4 नहीं, हम KMnO4 एसिड नहीं, बेस मीडियम को लेकर हीट करते हैं, तब बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब ये रिएक्शन आपका रॉन्ग है। हाँ, आपने अगर KMnO4 एसिड मीडियम में लिया है तो ये केवल उसी का करेगा जिसमें आपके पास
इस वाले कार्बन पर कोई अल्फा हाइड्रोजन हो तो इसका ज़रूर ये ऑक्सीडेशन कर देता है, बट अगर अल्काइल ग्रुप और ज़्यादा हो तो ऐसी कंडीशन पर उसका ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें बेस मीडियम की रिक्वायर्ड होती है। तो बताओ इसका कौन सा आंसर सही है? डी आंसर राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, CH3COOH, एसिटिक एसिड, अमोनिया P, एल्यूमिना Q, Br2KOH, RH। तो देखो आपके पास यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ, तो आपको पता है क्या होगा? वैसे तो NSR है बट NSR नहीं होगा, यहाँ ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो ये इसको अपना प्रोटॉन देगा, तो प्रोटॉन को देने से यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड O NH4+ ये बन जाएगा, अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। अब इसका रिएक्शन कराना है, ये P हो गया। अब इसका रिएक्शन कराना है एल्यूमिना के साथ, और एल्यूमिना आपको पता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स के रिमूव होने से अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्यू अमाइड है। क्योंकि Br2+ KOH हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हमेशा अमाइड शो करता है, और इससे हमेशा कौन से अमाइन का फॉर्मेशन होगा? 1 डिग्री अमाइन का CO2 निकलेगी और डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो ये CO2 गैस में चला जाएगा। तो बताओ क्या बनेगा? CH3NH2 अर्थात मिथाइल अमाइन का फॉर्मेशन होगा। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, 4 मिथाइल अमाइन। क्वेश्चन नंबर 41, टेबल शुगर इज। तो बताओ टेबल शुगर किसको बोलते हैं? तो बेटा आपकी जो सुक्रोज है, शुगर का मतलब सुक्रोज, जो सुक्रोज होता है उसी को हम टेबल शुगर बोलते हैं। और आपको पता है सुक्रोज क्या है? सुक्रोज है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का पार्ट है। तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? डाइसेकेराइड, बिल्कुल डाइसेकेराइड है, कंसिस्ट ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। ये डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज का पार्ट है, बिल्कुल राइट। तो क्वेश्चन 38 का आंसर डी है, और 41 का आंसर क्या होगा बेटा? ए। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज। आपको इस मॉलिक्यूल में बताना है कितने पेप्टाइड बॉन्ड है। तो आपको पता होना चाहिए कि पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है। तो पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड से बनेगा। तो अमीनो एसिड में वन साइड COOH होगा और एक साइड आपका NH होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स होगा। इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब एक कार्बन होगा उसके ऊपर COOH होगा, एक कार्बन होगा उसके ऊपर NH2 होगा, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, और C डबल बॉन्ड NH और C ऐसी फॉर्म होगी, तब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो आप ज़रा देखिएगा, पहला अमाइड है, बिल्कुल इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो एक पेप्टाइड बॉन्ड तो ये हो गया। आप ज़रा देखो, ये अमाइड है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ये सेकेंड पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। आप ज़रा देखो, ये अमाइड तो है बेटा, इधर कार्बन है बट इधर कार्बन नहीं है, इसलिए ये आपके पेप्टाइड बॉन्ड का पार्ट नहीं है। तो बताओ इसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? 2। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन इज नॉट ए रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनोलेट आयन। ये आपको फिनोलेट आयन गिवन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसको भी हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, या मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? O डबल बॉन्ड H, यहाँ डबल बॉन्ड O लग जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया है, नेगेटिव आ जाएगा, बॉन्ड और बॉन्ड। अब नेक्स्ट आगे देखो, ये नेगेटिव आपके ऐसे भी शिफ्ट हो सकता है। अगर ये नेगेटिव ऐसे शिफ्ट होगा तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। और अगर मान लीजिएगा नेगेटिव यहाँ शिफ्ट नहीं होता, ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाता है यहाँ, तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पर आपकी जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो ये हो जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट में ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो O डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड,
यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और नेक्स्ट में ये स्ट्रक्चर वापस ऐसे बन जाएगी। तो अब आप ज़रा देखो, इनके अलावा अगर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो वो आंसर पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट में देखो, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट है, इसका मतलब इसकी फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो पॉसिबल है। बी वाली ये रही, तो ये तो कौन सी हो गई, ए। ये ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। अब आप सी वाली देखो, सी में उसने यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड लगा रखा है, ये रहा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये वाली कौन सी हो गई बेटा, सी हो गई। अब आप डी देखो, डी वाली स्ट्रक्चर ये वाली होनी चाहिए, यह वाली होनी चाहिए, बट ये देखो ये वाली हो सकती थी, बट इसने यहाँ डबल बॉन्ड लगा रखा है, इसलिए डी रॉन्ग है। क्योंकि यहाँ कार्बन की वैलेंसी देखो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा, डी होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द एडिशन ऑफ Br2 to E but2ene गिव, अर्थात आपको but2ene गिवन है, ये but2ene और वो भी कौन सा, E, एंटी फॉर्म, तो ये आपका E हो गया। HP दोनों HP अपोजिट साइड है, इसलिए E हो गया। E का मतलब क्या हो गई, ट्रांस एल्किन हो गई। इस पर एडिशन करना है बेटा Br2 का, और आपको पता है Br2 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटी एडिशन, ये आपके एंटी एडिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पर हमने एक ट्रिक आपको बताया है, कार एंड टार्म, ये एक ट्रिक होती है, कार एंड टार्म। कार का मतलब सिस, ए का मतलब एंटी, और आर का मतलब होता है बेटा रेसेमिक मिक्सर। टी का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रांस। ए का मतलब क्या होता है बेटा, एंटी, और एम का मतलब क्या होता है बेटा, मीजो। तो अब आप बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास ट्रांस क्या बन रहा है, ट्रांस एल्किन। कौन सा एडिशन हो रहा है, एंटी। तो ट्रांस एल्किन पर एंटी एडिशन होगा, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, मीजो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा बेटा, मीजो प्रोडक्ट। अगर मीजो प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ से जो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज है वो HBr HCH3 या तो ये बनेगा, और अगर ये नहीं बनेगा तो फिर आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। अब आप देखो, इनका हमें नोमेनक्लेचर भी करके बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट कार्बन क्रेल है, ये क्रेल है, इसमें Br1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। हम 1 से 2 की ओर जा रहे हैं। 1 से 2 की ओर जाने का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब R होता है, बट यहाँ पर लोअर प्रायोरिटी आपके ऐसे है, इसलिए R की जगह क्या हो जाएगा, S। अब नीचे वाले में नंबरिंग नोमेनक्लेचर करेंगे। तो नीचे वाले के लिए देखिएगा, आपका Br नंबर 1 पोजीशन पर हो जाएगा, ये नंबर 2 पर हो जाएगा। अब हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, S होना चाहिए, बट आपका H ऐसे रखा हुआ है, इसलिए ये R हो जाएगा। अब आप नंबरिंग चाहे ऊपर से कर दो चाहे नीचे से कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये 2S और 3R है, या 2R 3S है, तो यही कॉन्फ़िगरेशन इसमें आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर मेन जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, S या R। तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा SR2,3 डाई ब्रोमोब्यूटेन। या तो आप ऐसे बोल दो, नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हो RS2,3 डाई ब्रोमोब्यूटेन। तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर आपका राइट है। फर्स्ट में RR रॉन्ग, सेकंड में SS रॉन्ग, थर्ड में RS बिल्कुल राइट। थर्ड वाला आंसर आपका राइट है। हाँ, ए मिक्सर ऑफ ये कब बनता, जब ये एल्किन आपका सिस होता। तो इसी के साथ आपका बेटा NTA नीट पेपर 105 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन में उसका कॉन्सेप्ट भी आपको एक्सप्लेन किया है। तो आप वीडियो को बेटा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।